नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। यूं ही कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता है। दूसरों को बदलने का सलाह जो देने वाले लोग हैं, उनको पहले खुद को बदलना चाहिए। ये किसने कहा? नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी का ये कहना कि यूं ही कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता है, यूं ही कोई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन जाता। कौन बना रहा है भाई विश्व गुरु? कौन बना रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? नरेंद्र मोदी। कौन दे रहा है सलाह? नरेंद्र मोदी। इस देश में पिछले 10 साल से एक ही आदमी तो बोल रहा है, बाकी तो सब सुनते हैं उनके मन की बात। तो दूसरों को जो सलाह देने वाले हैं, उनको खुद में अमल लाना चाहिए, बदलना चाहिए। और इतना ही नहीं, राजनीति में इस वक्त सबसे बड़े तत्व क्या हैं? वो तत्व हैं जाति, नकदी और अपराध। जब 10 साल से अमृत काल चल रहा है, उस 10 साल के अमृत काल में अगर जाति, नकदी और अपराध ये राजनीति के सबसे बड़े तत्व हैं, तो 10 साल से मोदी जी ने जो अमृत काल दिखाया है, क्या वो वाकई में असलियत में विष काल है? जरा भाऊ को जोड़िए चर्चा में। सवाल बड़े गंभीर हैं भाऊ। क्या बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा ये तीनों खराब है? और क्या नितिन गडकरी ने अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये सवाल थोड़ा सा उलझाने वाला है, लेकिन क्या अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ नितिन गडकरी ने सीधा मोर्चा खोल दिया? नाम भले नहीं लिया है, लेकिन इतना कोई भी समझ सकता है कि ये इशारा किसकी तरफ है, किसको आईना दिखा रहे हैं, और आईने से धूल भी हटा रहे हैं नितिन गडकरी कि अपनी शक्ल, अपना चेहरा आप देखिए। देखिए आशीष जी, मैं हमेशा कहता था कि नितिन गडकरी विदर्भ से आते हैं, थोड़े बड़बोले लोग होते हैं। नितिन गडकरी दिल की बात जबान पे लाते हैं, कोई चीज रखते नहीं। लेकिन कल का उनका सांगली का वक्तव्य, और मैं अभी सातारा में बैठा हूँ, सांगली से ही मैं सुबह निकला। वो वक्तव्य सीधा 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 दिल्ली को ललकारता है। कौन विश्वगुरु की बात करता है? कौन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है? उन्होंने कहा कि ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्वगुरु, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन यथार्थ के धरातल पे यदि आपको उतारना है तो उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा आचरण चाहिए, प्रशासन वैसा चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के एक स्टैचू का लोकार्पण था वहां पे। अभी आजकल छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू का लोकार्पण बोला तो कई नेताओं के पैरों की जमीन खिसक जाती, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय व्यभिचार जो हुआ है महाराष्ट्र में, कोकण में, जहां करोड़ों रुपए का स्टैचू एक 8 महीने में नीचे गिर जाता है, और शायद महाराष्ट्र का जन्म होने के पहले से ऐसे 90 साल पुराने छत्रपति के भूत यहाँ पे है, स्टैचू, मूर्तियां लगी हुई है, लेकिन उसमें कुछ आंच नहीं आई। और ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी हुई जो इशू था, उससे वैसे ही महाराष्ट्र में एक क्रोध की लहर है। इतने में जब कोल्हापुर में मराठा समाज ने ये आयोजन किया, तो उसमें बात कर रहे थे नितिन जी। मैं नितिन जी को बोलूंगा कि नितिन जी का ये वक्तव्य सोचा समझा था। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने ऐसा ही बोल दिया ना। उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में अभी क्या है, राजनीति का मंत्र क्या हो गया अभी? जाति, पैसा और गुनहगार, क्रिमिनल्स। तो मैं आपको खुशाबू ठाकरे वाले बीजेपी में लेके चलता हूं, जहां चाल, चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती थी। बीजेपी की विचारधारा संघ की विचारधारा से हम अलग हो सकते हैं, ठीक है, उनके कड़वे हिंदुत्व की है, हम सेक्युलर बात करते हैं तो नहीं उनकी विचारधारा से मेल खाते, लेकिन पार्टी में जो चाल, चरित्र, चेहरा था, उसमें कम से कम इतनी तो प्रामाणिकता थी कि अच्छे चेहरे, अच्छे चाल और अच्छे चरित्र। एक जैन हवाला कांड में क्या नाम आया तो वो तुरंत तब के जो बड़े नेता थे, अडवाणी जी विड्रॉ हो गए थे, सिर्फ डायरी में नाम आने से। यहां तो सजा होने के बाद भी बोलते हमने अपील की है। एक टेनी महाराज जो नेपाल के बॉर्डर से भारत का यूरिया वहां देता था और वहां से हार्ड डिस्क लेके आता था,
ये छिछोरा पॉकेटमार टाइप आदमी इस देश का गृह राज्य मंत्री बनता है, उसका बेटा किसानों को रोनता है, मार देता है, उसके बाद भी उसकी नैतिकता देखिए, वो मंत्री पद पे बैठे हैं, और नैतिकता प्रधानमंत्री जी की देखिए कि उसको अपने मंत्रिमंडल में बिठा के रखा है। तो क्रिमिनल का बोलबाला है। रही भ्रष्टाचार की बात, तो अजित पवार से बड़ा उदाहरण इस देश में कोई है? हेमंत विश्व शर्मा से कोई बड़ा उदाहरण है? भ्रष्टाचारियों का जो नाला है वो बीजेपी के सागर में जाके ओढ़ता है पूरा गंदगी। एक वॉशिंग मशीन लगा के रखी है उनने, और जब भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल साथ में होंगे तो वहां पैसा ही काम करेंगे ना। ये दो चीजें जहां नहीं है वहां जाति पाति की बात नहीं होती, वहां कार्य। ये महाराष्ट्र की भूमि पे वो बात कर रहे थे, और सांगली कोल्हापुर को लग के जहां शाहू महाराज ने एक इतिहास लिख के गए हैं, वो ज्योतिबा फुले की भूमि है, आंबेडकर की भूमि है। ये यहां जाति पाति का राजकारण कब से होने लगा? क्या इसके पहले वह यहां मराठों का सत्ता में नहीं थे मराठे? क्या इसके पहले यहां कुणबी नहीं थे? क्या ओबीसी महाराष्ट्र में नहीं थे? लेकिन कभी ऐसा हुआ? इसी देवेंद्र फडणवीस ने ब्राह्मण होने के बाद भी 5 साल निकाले ना, पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री 5 साल निकालने वाला। इसी महाराष्ट्र ने सम्मान भी किया ना 5 साल एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री देके। ये मराठा, कुणबी, ओबीसी, ये झगड़ा महाराष्ट्र में कब से शुरू हुआ? अभी से शुरू हुआ ना। ये वही है ना 2 गुजराती जो ये सब काम करने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग पार्टी के पुराने विचारधारा के साथ है, जो लोग आज विचार चरित्र चेहरे की बात करते हैं, अब लोग कहेंगे कि गडकरी को बोलने का अधिकार नहीं, भ्रष्टाचार के मामले बहुत है। तो गडकरी के खिलाफ भ्रष्टाचार पे कई लोगों ने बोला, अरविंद केजरीवाल ने बहुत खुल के बोला था। बाद में कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाया तो अरविंद केजरीवाल माफी मांग के घर बैठ गए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि भ्रष्टाचार के मामले नितिन गडकरी के होते, ये 2 गुजराती उनको कब का जेल में डाल चुके होते। तो वो तो बोलेगा भ्रष्टाचार का मामला। तो कुल मिलाकर वो खुद ब्राह्मण है नितिन गडकरी, लेकिन उनको मुसलमानों ने भी वोट दिया नागपुर में। नागपुर ये सीट ही बैकवर्ड की मानी जाती है, वहां बहुत ज्यादा तादाद में आंबेडकरवादी लोग हैं, उन्होंने भी दिल खोल के दे दिया है। तो ये बोलेंगे तो सही, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पत्र है आर्काइव्स में, उन्होंने अपने बेटे संभाजी को लिखा था। उस पत्र में वो कहते हैं कि ये हिंदवी स्वराज्य, हिंदू स्वराज्य नहीं कहा था उन्होंने, हिंदवी स्वराज्य। और ये जो महाराष्ट्र है, जो मराठों का राज्य है, और मराठों का मतलब वहां रहने वाले मराठे, ऐसा एक समझ थी। उन्होंने कहा कि यदि ये बढ़ाना हो या संभल के रखना हो तो ब्राह्मण और मराठों से थोड़ा सावध रहना। हाँ। ब्राह्मण वतन मांगते हैं और मराठी जागीर। 12 बलूतेदार यानी 12 जातियां थी, ओबीसी, बैकवर्ड, इनके साथ मिलके मैंने महाराष्ट्र की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 13वें साल की उम्र में एक किला काबिज किया था निजाम से, और उस किले पर चढ़ाई करने वालों में कितने मराठे थे? सब ओबीसी, बैकवर्ड थे। साथी थे उनके बच्चे, खेल खेल में किला कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज यदि अपने आप को 92 कुड़ी मराठा और 96 कुड़ी मराठा मानते, एक नाई को अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाते। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी लेना है, छत्रपति शिवाजी के नाम से भ्रष्टाचार भी करना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, और देश कहां जा रहा है इसको किसी की चिंता नहीं है। लाडली बहना, लाडली बहना, लाडली बहना, कहां से पैसा लाएंगे? गो माता, राजमाता करते करते 1500 रुपए हर गाय को पर महीने देंगे तो कहां से लाएंगे? कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के तो नहीं ला रहा है।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब पैसे की जरूरत थी तो टैक्स नहीं लगाया, अपने लोगों को लूटा नहीं, उन्हें सूरत को घेरा, सूरत से वसूली की, जो कमर्शियल कैपिटल थी औरंगजेब की। अब समय बदल गया है, सूरत का बदला ये दो गुजराती ले रहे हैं महाराष्ट्र को लूट लूट के, और उन दो गुजरातियों को लूटने की जो मदद कर रहे हैं नपुंसक नेतृत्व महाराष्ट्र का, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके उन्हें अपमानित करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि स्टैचू लगाने से महिमा मंडन मत करो, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने कार्यशाला में उतारो, उनके विचारों को उतारो, ऐसा प्रशासन दो कि जिससे लगे कि एक कोई छत्रपति का वाकई ये महाराष्ट्र है। जाति की राजनीति से होगा छत्रपति का अपमान करते हो, पैसा फेंक के होगा छत्रपति का अपमान होता है। मतलब शरद पवार जैसे चाणक्य इंसान, सांगली में उनका भी एक कार्यक्रम था, मेरी चंद मिनटों के लिए मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जनता तो साथ में है, सब लड़ते हैं, लेकिन ये बीजेपी के पैसों से कैसा लड़ी जाएगी लड़ाई। जो पैसे का वापर हो रहा है भयानक रूप से, उससे मतलब एक एक वोट को खरीदने के लिए आप 5-5 हजार रुपए, एक घर में 4 वोट हुए तो 20,000 रुपए जाते हैं। लेकिन एक बात आशीष मुझे फिर लगती है कि जब अति हो जाती है ना, तो फिर हरियाणा में आज आपका मतदान है, आपने कुछ फोटो देखे भेजे, मैंने देखे, बीजेपी के बूथ पे लोग खाली बैठे हैं, कांग्रेस के हवाले लाइनें लगी है। कुल मिलाकर जब जनता मन बना ले दुराचारियों को घर भेजने की, तो फिर कमान जनता के हाथ में होती है। महाराष्ट्र में मैं वैसे ही कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। एक बात, ये जो गडकरी ने, आप बिल्कुल साफ आपने कहा कि ललकारा है दिल्ली को। इस ललकार को दूसरे अगर एंगल से देखें तो जो शरद पवार की चिंता है, मतलब पवार जो कह रहे हैं कि पैसा, वही गडकरी कह रहे हैं कि पैसा, जाति और अपराधी। गडकरी और पवार आज की तारीख में एक जगह खड़े नजर आ रहे हैं, और विपक्ष में मोदी और शाह नजर आ रहे हैं मुझे तो। और जो बांटने की आपने बात किया था, बांटने में महाराष्ट्र में मराठा बनाम कुणबी, हरियाणा में जाट बनाम नॉन जाट, यूपी में यादव बनाम गैर यादव, झारखंड में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी, मुसलमानों में पसमानदा बनाम अगड़े मुसलमान, ओवरऑल हिंदू वर्सेज मुसलमान। ये इतना बंटवारा करने के बावजूद नितिन गडकरी जैसे नेता, जिनको जो वक्त वक्त पे इशारे करते हैं, क्या लगता नहीं आपको कि अब इशारों का वक्त नहीं है, अब नहीं आर पार करना चाहिए? आशीष, इशारा नहीं किया उन्होंने, अब आर पार करना चाहिए, उन्होंने घेरा है। ट्रिलियन इकोनॉमी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने इतना ही कहा कि बातें करना बहुत आसान है, ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन बोलने से नहीं होता है, काम करना होता है उसके लिए। और काम क्या हो रहा है? जहां जाति, पैसा और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वहां विश्व गुरु कहां से बनेंगे? ट्रिलियन इकोनॉमी कहां से बनेगी? भ्रष्टाचार में ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकती है, नेताओं की ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकती है बाहर विदेशों में जो पैसा रखा जाता है। तो कुल मिला के उन्होंने क्लियर कट आज एक लाइन खींच दी कि आप मुझे कैबिनेट में रखो या ना रखो। भाजपा, मैंने आपको पहले भी कहा था, संघ और भाजपा में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा का पुराना कैरेक्टर वापस लाना चाहते हैं, चाल चरित्र चेहरे वाला, अडवाणी वाला, अटल जी वाला। जो अटल जी ने कहा था कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से नहीं छूंगा, ये उससे भी गए गुजरी सत्ता को गले लगाते हैं। तो वो अटल जी वाली क्या बीजेपी वापस आएगी? सवाल ये है। और ये गडकरी नहीं बोल रहे थे, गडकरी से के जो लगातार कार्यकर्ता मिलते हैं गडकरी को, ये उनकी वेदनाओं को शब्द दिए आज गडकरी ने। ये पीड़ा है पूरे महाराष्ट्र की।
महाराष्ट्र भाजपा विरोधी नहीं है। महाराष्ट्र की भाजपा इन गुजरातियों से परेशान है, और इस गुजरातियों के जो चमचे पड़े हैं यहाँ पे, उनसे परेशान है। वो गुजरातियों ने अपनी स्टैंड, मैं गुजरातियों के भी विरोधी नहीं हूं, उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी बदलना चाहिए। जो भाजपा ओरिजिनल है उस भाजपा को वापस ले आओ। हर चीज ढोकले के साथ नहीं खाई जाती। ढोकला लेके पूरे आप प्रदेश में घूम रहे हो, देश में हर एक को ढोकला खिला रहे हो, इससे उनको बाज आना होगा। और लगातार होती पराजय से भी लोकसभा 180, मैनेज 240, बाकी जगह सुपड़ा साफ हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हो रहा है, महाराष्ट्र में होगा, झारखंड में मैं गारंटी देता हूं, दिख रहा है सामने। उसके बाद और क्या चाहिए आपको? कितनी बार लोग बताएंगे कि आप घर जाइए, ये तो सुधर जाइए। आप सुधरेंगे तो ना संघ को परेशानी होगी, ना गडकरी को होगी, ना कार्यकर्ता को होगी। जिस कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी जी को 300 पार पहुंचाया, ये दूसरे गुजराती को गलत फहमी हो सकती है कि मोदी जी के नाम पे वोट आया। मोदी जी के नाम पे 180 भी नहीं, बड़े मुश्किल से आए थे। तो मोदी जी ब्रांड इज गॉन। मोदी जी भी अभी मेरी गारंटी नहीं बोलते, एनडीए की गारंटी बोलते और एनडीए की सरकार बोलते। जैसे वहां औकात में आए वैसे संगठन को भी संगठन के हिसाब से काम करने दे। तुम्हारी ट्रिलियन इकोनॉमी किसी काम की नहीं है। मैंने बार बार कहा, इस देश की जनसंख्या इस देश की इकोनॉमी बढ़ाएगी। हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी है कि हर एक ने तय कर लिया कि मैं रोज एक किला खरीदूंगा तो पूरे विश्व के किले के मैन्युफैक्चरर इंडिया में आ जाएंगे तो भी कम पड़ेगा। इकोनॉमी उसे नहीं कहते ट्रिलियन इकोनॉमी, बिलियन ट्रिलियन होने से नहीं फर्क पड़ेगा। प्रॉफिटेबल इकोनॉमी चाहिए, वाइबल इकोनॉमी चाहिए, जिसपे 210 लाख लाख करोड़ का कर्जा हो, जहां महंगाई चरम पे हो, बेरोजगारी चरम पे हो। वो इकोनॉमी बीमार इकोनॉमी है। रतन टाटा बीमार हो गए तो उनके पूरे साम्राज्य का क्या करेंगे मुझे बताओ। उससे तो अच्छा साइकिल चलाने वाला जो रात को उसकी बॉडी परफेक्ट है और रात को नींद लेता है पूरी 8 घंटे की। हमें स्वस्थ चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए इकोनॉमी का। ठीक, वी वांट ए हेल्दी इकोनॉमी, नॉट अ ट्रिलियन इकोनॉमी। दैट्स एन इशू। तो गडकरी जो बोल रहे हो पीड़ा उन्हीं की पीड़ा नहीं है, ये सब लोगों की पीड़ा है। वो घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, सरकार में है तो जवाब देना पड़ता है, नहीं जवाब दे पाते। लेकिन भाऊ, ये जो आपने कहा ये अडवाणी वाली भाजपा, लेकिन ये अडानी वाली भाजपा से अडवाणी वाली भाजपा का सफर जो है वो बड़ा मुश्किल है। क्या ये अभी जो गडकरी बोल रहे हैं, गडकरी नागपुर से आते हैं, संघ का थिंक टैंक संघ नागपुर में बैठा है, घर है वो। गडकरी की जुबान के पीछे क्या संघ भी है? क्योंकि संघ को लेकर के जो अभी आपने कुछ संघ के विचार, संघ के भीतर जो एक अकुलाहट है, व्याकुल है संघ भी, उसके अंदर भी अकुलाहट है, इससे आजादी, मुक्ति, फिर से नए सिरे से चीजें आगे बढ़े। तो क्या गडकरी की इस के वक्तव्य के पीछे संघ की मंशा है, या संघ भी उस वक्तव्य के साथ मजबूती से खड़ा है? संघ का वक्तव्य यही है जो गडकरी का है। गडकरी ने उसको और सिंप्लीफाई भाषा में बताया। मोहन भागवत का 2024 के निर्णय के बाद के चुनाव के निर्णय के बाद के लगातार मोहन भागवत के भाषण उठा के देखिए। वो हर टाइम प्रधानमंत्री को नसीहत देने की बात कर रहे हैं। वही शब्द उन्होंने कहे। तो लाइन तो एक ही है। और गडकरी 10 बार बोल चुकी है कि मैं सबसे पहले मैं स्वयंसेवक हूं, बाद में भाजपा का मेंबर हूं, फिर बाद में बाकी सब कुछ है। तो स्वयंसेवक की लाइन है वो। संघ की लाइन स्वयंसेवक भी बोलता है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। और समय समय पे ये चीजें होती रहती है। अच्छा, एक सवाल, ये सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है।
गडकरी कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, ये सब इतना आसान नहीं है, खाली बोलने से, जुबानी जमाखत से नहीं बनता है, काम करना पड़ेगा। लेकिन दो बड़े नेता राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान, वो कहते हैं कि 29 में भी आएंगे। तो गडकरी सही है या शिवराज और राजनाथ सही हैं? शिवराज और राजनाथ तो ये बता रहे हैं उनके हिसाब से कि मोदी जी इस दुनिया में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं, 29 में भी वही हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, राजनाथ की अपनी जमीन नहीं, राजनाथ लाचारी क्यों पद कर रहे हैं मुझे पता नहीं। राजनाथ के इस ही अविवेकपूर्ण बयान से राजनाथ संघ के भी नजर से उतर गए हैं। मैं आपको बताऊं कि शिवराज सिंह चौहान गडकरी से भी पहले प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बन सकते थे। संघ उनका भी सोचते थे, लेकिन ये जो मोदीमय हो गए तो उनको लगा ये तो बिल्कुल अपना शायद संतुलन खो गए, मानसिक संतुलन। एक संघ के वरिष्ठ ने मुझे कहा, बोला शिवराज को क्या हो गया, आप तो मध्य प्रदेश से जानते हैं उनको। मैंने बोला पता नहीं साहब क्या हो गया। बोला संतुलन खो गया इन लोगों, विवेक खत्म हो गया इन लोगों का। फर्क यह है कि हो सकता है शिवराज के पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, ईडी सीबीआई का डर उनको भी लगता होगा। राजनाथ सिंह ने अपने एक बेटे पंकज को सेटल किया, दूसरे बेटे की चिंता हो रही है। कई एक आध एमएलसी राज्यसभा उसको जुगाड़ में वो लगे हुए हैं। और राजनाथ के बारे में तो यूपी के लोग, आप तो यूपी से आते हैं आशीष, राजनाथ के बारे में लोग क्या कहते हैं कि पता नहीं कैसे राजपूत है जो अपने साथियों को विश्वासघात करते हैं। यह आकलन है वहां का। जो कहावत वो लोग बोलते हैं मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं भी उनकी व्यक्तिगत रूप से इज्जत करता हूँ राजनाथ जी, कोई लिहाजा हमको भी रखना पड़ता है। तो कुछ मैंने कहा ना, कुछ ये कव्वालों की टोली है, दो गा रहे हैं बाकी ताली बजा रहे हैं। उसमें गडकरी को लगता है मेरा भी आवाज ठीक है, तो बीच बीच में सुर लगा देते हैं। फर्क ये है। आपने राजनाथ सिंह की चर्चा की तो मुझे राजनाथ सिंह सूर्य याद आ गए। पत्रकार थे, बहुत पुराने पत्रकार थे, लिखते थे, बड़े उनके लेख बहुत पुराने थे, अब है नहीं दुनिया में। राज्यसभा के सदस्य भी रहे, भाजपा ने ही उनको राज्यसभा भेजा था। राजनाथ सिंह सूर्य के विचार राजनाथ सिंह को लेकर के इतने अद्भुत थे कि अगर कोई सुन ले, और राजनाथ सिंह को तो पता होंगे वो बड़े अच्छे से, राजनाथ सिंह के बारे में इतना अच्छा बताते थे। उनका कहना था कि राजनाथ सिंह जहां पे, मतलब जहां पे ये जल गए, ये चिराग जला राजनाथ सिंह का, आप समझ लीजिए आसपास सब झुलस जाएगा, सब खत्म, खासकर जो उनके अपने होंगे सब निपटा देंगे ये। और अटल जी के और कल्याण सिंह के बीच जो खाई हुई थी, उसमें तो राजनाथ सिंह की भूमिका की आज भी बड़ी चर्चा होती है लखनऊ में और यूपी के सियासी गलियारों में। वहां जाते थे तो कहते थे बाबूजी, कल्याण सिंह को बाबूजी ही सब बोलते थे, बाबूजी हम दिल्ली गए थे ऐसी खबर है। और यहाँ आते थे तो अटल जी के पास, और उस दौर में, हालांकि उस दौर में कोई बड़ा भारी कद नहीं था, उस दौर में राजनाथ सिंह से बड़े कद के नेता कल्याण सिंह तो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। वो तो अटल और आडवाणी के समकक्ष, मैं निजी राय है मेरी, मैं नहीं बिल्कुल सही करें। हाँ। और कलराज मिश्र का कद बहुत बड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। लालजी टंडन भले अटल जी की वजह से भले ही रहे हो, लेकिन लालजी टंडन का कद, मतलब राजनाथ सिंह 5वें 6वें 7वें नंबर पे कहीं हुआ करते थे। लेकिन ऐसा खेले, ये खेल ही है कि राजनाथ सिंह एकाएक राष्ट्रीय परिदृश्य में आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। तो ये तो खैर ये समझिए कि राजनाथ सिंह को कंट्रोल में यही तो गुजराती रखे भी हैं, और किसी के बस का भी नहीं था। लेकिन एक फाइनल सवाल, हम राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह की भी चर्चा कर लिया। आपने कहा शिवराज सिंह का नंबर तो गडकरी से भी पहले आ सकता था। शिवराज की ऐसी क्या मजबूरी हो गई भाऊ कि कम से कम वो तो गडकरी के साथ, आपने कहा गडकरी की आवाज अच्छी है तो वो भी सुर लगा देते हैं। मैं तो निजी तौर पे मानता था कि गडकरी भी, शिवराज भी गडकरी के साथ साथ वो भी सुरीले हैं, वो भी सुर मिलाएंगे।
और सुर लगाएंगे, लेकिन वो अलग ही सुर अलाप रहे हैं। 15 साल मेरे 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जो अकूट संपत्ति, मतलब जो चर्चा है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दिलीप बिल्डकॉन जो कंपनी बनी, जैसा अडानी को मोदी जी का आशीर्वाद है, वैसा दिलीप बिल्डकॉन को इनका आशीर्वाद था। अच्छा, ओके। हाँ, व्यापम घोटाला का मामला रीओपन हुआ है, हमने इस पे चर्चा की है सर्वोच्च न्यायालय में। वो एक लटकती तलवार है। लेकिन फिर ईडी सीबीआई को एक ही आदमी ने ट्विस्ट किया, उसका नाम शरद पवार है। ईडी की नोटिस उसने ऐसा घुमाया चक्र कि लोग ईडी के नोटिस से बदनाम होते हुए बर्बाद हो जाते हैं या आबाद हो गए राजनीतिक स्वरूप से। तो जिसने खाया होगा वो डरेगा, जिसने नहीं खाया होगा काहे डरेगा। शुद्ध ये कारण है। चलिए, आज जो है गडकरी, मुझे निकलना भी है अभी। नहीं, बस हम इसीलिए कह रहे हैं कि गडकरी के आज इस ललकार के दूर तक मायने हैं। अब देखें, ये जो भाऊ ने कहा कि एक दो कव्वाल हैं, बाकी सब ताली बजा रहे हैं, बीच बीच में गडकरी को लगता है कि वो भी गा सकते हैं, तो सुर बीच में लगा देते हैं। अब देखना ये होगा कि फिर बीच में ही ऐसे बीच बीच में ही सुर लगाएंगे या लंबी तान लेंगे। इंतजार करेंगे कि ये तान अगर लंबी खींच, ये सांगली में कहीं लंबी तान है गुरुजी। हाँ, और इस तान पे ज्यादा तालियां पड़ी दर्शकों की, तो फिर आगे हारमोनियम पे बैठना पड़ेगा। यही बात मैंने कहा कि ये तान अगर लंबी खींच दी तो फिर कव्वालों का तान पूरा उठ जाएगा, कव्वालों का तान पूरा फिर उठ जाएगा। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे मिट्टे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। अभी हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद, आप यात्रा में भी समय निकाल रहे। धन्यवाद।